बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वैसे तो सिंध और विफाक के दरमियान हर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा हो ही जाता है, लेकिन इस बार जिस तनाज़े का जिक्र जो आज हम प्रोग्राम में करने भी जा रहे हैं वो पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के हवाले से है। अब 31 अगस्त को सदर पाकिस्तान के दस्तखत से ये ऑर्डिनेंस जो है ये जारी कर दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका क़याम कर दिया गया है। अब इसमें क्या चीज़ें ऑर्डिनेंस में आपको वो बताते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक दो जो जजीरे हैं, बुद्दू और बंदल जजीरे, जिसको मकामी ज़बान में भिंडर और डिंगी भी कहते हैं, उस समेत बलूचिस्तान और सिंध के साहिली जो इलाके हैं उन पर मौजूद तमाम जज़ायर अब विफाक की मिल्कियत हैं और उन्हें शेड्यूल 1 में रखा गया है। ऑर्डिनेंस में पानी की हदूद के हवाले से टेरिटोरियल वाटर एंड मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 का हवाला देते हुए ये बात कही गई है कि साहिल से समंदर के अंदर 12 नॉटिकल मील तक का हिस्सा अब अथॉरिटी की मिल्कियत तस्वुर किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस अथॉरिटी का दफ्तर कराची में और इसके सरबरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद होंगे। अथॉरिटी के मामलात चलाने के लिए 5 से लेकर 11 मेंबरान पर मुश्तमिल एक बोर्ड भी तश्कील दिया जाएगा। इस बोर्ड का नया जो सरबरा है, जो चेयरमैन होगा, उसे 5 सालों के लिए मुंतखब किया जाएगा। अथॉरिटी को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसके मुताबिक ये अथॉरिटी इन जज़ायर की ज़मीन को मुंतकिल, इस्तेमाल, टैक्स की वसूली और इन ज़मीनों की फ़रोख्त का इख्तियार भी रखती है। ऑर्डिनेंस की शिक नंबर 49, जो इस ऑर्डिनेंस की 49 शिक है, उसके मुताबिक इसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अब जज़ायर का ये जो तनाज़ा है ये क्या है, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब जज़ायर पर जदीद शहर जो बसाने का कहा जा रहा है कि जी विफाक को एकदम से ख्याल आ गया, ये ख्याल यकायक नहीं आया। इसकी कड़ियाँ सदर मुशर्रफ से जाकर मिलती हैं। इन जजीरों का तस्करा सबसे पहले 2006 में मीडिया के ज़रिए सामने आया था, जब उस वक्त की हुकूमत ने इन जजीरों पर दुनिया के जदीद शहर बसाने की बात की थी और इसके लिए UAE से यानी मुत्तहिदा अरब अमारात से उनके एक तामीरी ग्रुप से रवाबित भी हुए थे। कसीर सरमायाकारी के लिए उनको आमादा भी कर लिया गया था और उस वक्त के वफाकी वज़ीर बाबर गौरी ने ये बयान दिया था कि समंदर में मौजूद जज़ायर पर शहर आबाद करने के लिए वफाकी हुकूमत तमाम जो उसके प्रीरिक्विजिशंस हैं, जो सर्वे वगैरह होना है, वो तमाम काम मुकम्मल कर चुकी है। नए शहर का मास्टर प्लान जो है वो भी बन चुका है और इस नए शहर की आबादकारी के लिए 1 दर्जन से ज़ायद आला सतही इजलास भी किए जा चुके हैं। अब इस मंसूबे का जो मेन स्टेक होल्डर है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट है, लेकिन मुल्क में सियासी मसाइल जो थे वो इस कदर उस वक़्त ज़्यादा थे कि हुकूमत को संभलने का मौका ना मिल सका। ये प्रोग्राम जो था, पूरा प्रोजेक्ट जो था वो कागज़ों की हद तक ही रहा। फिर इसके बाद ये दोबारा से मामला 2013 में उठा और उस वक्त भी वफाकी हुकूमत यहाँ पर ये दावा कर रही थी कि जी कसीर सरमायाकारी है वो आ रही है और इस हवाले से $45 बिलियन का जो मुआहदा है वो भी होने जा रहा था। और ये मुआहदा इस बार जो है वो पाकिस्तान के तामीराती शोबे की एक बड़ी मशहूर शख्सियत से जो है वो किया जा रहा था, जो कि UAE के एक ग्रुप के साथ मिलकर यहाँ जदीद इमारात की तामीर भी करना चाह रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से जो तमाम तर प्रेशर था या जो रद्दअमल था वो इस कदर स्ट्रॉन्ग था कि ये यहाँ पर दोबारा कोई काम नहीं हो सका। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये कहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल होना चाहिए। ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, जो सिंध को एतराज़ात हैं, उनको दूर करने की हिदायत की गई है। सिंध की तरफ से तो इतने ज़्यादा एतराज़ात आए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो ट्वीट किया उसमें इस इल्हाक को उन्होंने गैर कानूनी तो कहा ही कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो इक़दाम है मकबूजा कश्मीर में उससे इसको उन्होंने मिला दिया। आज इसी पे बात करते हैं और इसके अगेंस्ट सिंध हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त जा चुकी है और उनकी तरफ से जो दरख्वास्त है उसमें क्या मौक़िफ़ है आज वो भी जानने की कोशिश करेंगे। शाह बस्तो साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
जो कि इस इक़दाम के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त लेकर गए हैं। लॉयर हैं सेनेटर आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अकील करीम डैडी साहब चेयरमैन AKD ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं और फिरदौस शमीम नकवी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ हैं। हम चारों को खुशामदीद कहते हैं। पहले अगर मैं अकील करीम डैडी साहब आपसे जानना चाहूँ, आप किस तरीके से देखते हैं बीइंग अ बिजनेसमैन इस मंसूबे को, जिसमें हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत ज़्यादा जो है वो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी आएंगे, लोकल इन्वेस्टर्स को भी मौका मिलेगा और फिर इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की भी बात कर रहे हैं। अगर ये आइलैंड अथॉरिटी जो बनाई गई है, इससे जाके पार्लियामेंट में तो जाना ही है और पार्लियामेंट से इसको अप्रूवल मिलेगा। 3 महीने तक ऑर्डिनेंस रहेगा, 3 महीने के बाद उसको पार्लियामेंट में जाना है। दूसरी, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और ट्रांसपेरेंसी है। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो मैं ये समझता हूं कि पहले ये इख्तलाफात खत्म होने चाहिए और इसके बाद डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इख्तलाफात जब रहते हैं तो कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान को नहीं देखेगा। मैं ये समझता हूं कि पहले ये चीजों को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। रिजॉल्व होने के बाद ज्यादा बेहतर होगा कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी तो अनाउंसमेंट हुई है, अभी मास्टर प्लान मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तक कोई मास्टर प्लान बना है। हम पहले भी सुनते आ रहे थे, मीटिंगें जरूर हो रही है, डेवलपमेंट के हवाले से हो रही है, हाउसिंग के हवाले से हो रही है, लो हाउसिंग के हवाले से हो रही है और ये पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है कि हाउसिंग को गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। दूसरा, आप ये देखें कि लो हाउसिंग के लिए जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं वो काबिल 27 है, क्योंकि पहले किसी भी गरीब आदमी को कोई बैंक घुसने भी नहीं देता था। तो हम तो सिर्फ उस हाउसिंग पॉलिसी की वजह से आगे बढ़े हैं और अगर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे काम करती है तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई इसमें इख्तलाफ होना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है कि सिंध में आइलैंड है तो सिंध गवर्नमेंट से डेफिनेट इनको राब्ता रखना चाहिए और आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो इन्वेस्टर आएगा। अगर इख्तलाफ होगा तो फिर इन्वेस्टर के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक तो फिरदौस शमीम नकवी साहब इस पे ज़रा बताइएगा, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का मौक़िफ़ ये आ रहा है कि हमने तो सिंध हुकूमत को ख़त लिख दिया था, जुलाई में उनसे ख़त किताबत हो गई थी, उन्होंने इजाज़त भी दे दी थी, उनको उस वक्त एतराज़ नहीं था, तो फिर क्या हुआ ऐसा? क्या सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्डिनेंस जारी करने पर एतराज़ है? क्या वैसे कोई और सूरत नहीं बन रही थी कि आप सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड रख सकते इस सारे मामले पर? देखिए, पहली चीज़ तो है कुछ हक़ाइक़ जो है वो मैं आपके सामने पेश करूँ। ये आइलैंड, एक आइलैंड जो है वो पोर्ट कासिम के एरिया में आता है और ये पोर्ट कासिम की हदूद जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिक्स की थी, ये इमरान खान ने फिक्स नहीं की थी। और पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के नीचे आता है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आता है। दूसरी चीज़ है ऑर्डिनेंसेस। 1973 के आइन के बनने के बाद 1374 ऑर्डिनेंसेस आए हैं और सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस जो आए हैं वो 1993 टू 1996 के पीरियड में आए हैं। उनकी तादाद जो है 347 है। इन 347 ऑर्डिनेंस की लाने वाली खातून का नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है। अगर ये गैर जमहूरी चीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा गैर जमहूरी काम जो किया है फिर मोहतरमा ने किया है, जो बिलावल की वालिदा मोहतरमा है। इसी तरीके से इमरान खान का नंबर जो आता है 16 वज़ीर आज़म आए हैं। उन 16 वज़ीर आज़म में आज की तारीख तक इनका नंबर आता है ऑर्डिनेंसेस में 90 नंबर पे, यानी 8 हुकूमतें ऐसी और हैं जिनके इनसे ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस लेके आए हैं इस वक्त इतने पीरियड में। फिर अल्फाज के चुनाव देखिए, वो नफरतें फैलाने की बात नहीं होनी चाहिए। कहाँ कश्मीर और कहाँ मोदी, कहाँ पाकिस्तान का वजीर आजम, उसके एक सूबे की एक पार्टी का चेयरमैन, और वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये वैसा ही काम है जैसे कि हिंदुस्तान ने कश्मीर को अपने साथ इलाक कर लिया। और फिर वो कहते हैं कि ये कल आके उमरकोट और छट्टे को भी कहेंगे कि हमने इस पे कब्जा कर लिया।
भाई सिंध पाकिस्तान से है या पाकिस्तान सिंध से, ठीक है, इनका बाहमी रिश्ता। अच्छा, एक तो ऑर्डिनेंसेस का आपने हवाला दे दिया, आपने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस तो उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जारी किए गए थे। मैं उसका जवाब भी लेती हूँ, लेकिन ये ज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट भी दिखाइएगा कि उन्होंने इस हवाले से क्या लिखा। उन्होंने कहा कि the Pakistan People's Party will oppose the illegal annexation of Sindh's islands through presidential ordinance by the PTI government. I ask, how is this act any different to Modi's actions in occupied Kashmir? Move will be opposed in National Provincial Assembly and the Senate. आजिज़ धामरा साहब, चलें, आप लोगों को एतराज़ हैं, लेकिन इस कदर आगे जाना कि आप लोगों को ये अक़दाम इस वफाकी हुकूमत का, मोदी का जो अक़दाम था मकबूजा कश्मीर में, वो लगने लग गया है। और दूसरा, जब आप लोगों ने जुलाई में ख़ुद कहा था कि ये विफाक कर सकता है, विफाक कैन गो अहेड विद दिस, तो फिर यकायक एतराज़ क्यों सामने आ रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस चीज़ को मेरे ख्याल में समझने की कोशिश है और पीटीआई मुसलसल इस पे गलत बयानी और झूठ पे झूठ बोल के कौम को उलझाने की कोशिश कर रही है। और देखें, अभी टीवी पे तो एक मौक़िफ़ आ गया और फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं वो शहीद बीबी का तारुफ करवा रहे हैं कि वो बिलावल की माँ है। कौन नहीं जानता, अगर आपको पता नहीं होता तो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि आपके गवर्नर सिंध और आपके वफाकी वजीर अली जैदी साहब, एक तो इनके अंदर राब्ते का बड़ा फुकदान है पीटीआई का। ये कैबिनेट के जो हिसाब किताब वजीर होते हैं ट्वीट पे कर देते हैं या कौमी असेंबली के फ्लोर पे कर देते हैं, और तरदीदें भी वो उसी फोरम पे करते हैं। इनकी आपस में कोई गुफ्तगू नहीं होती, कोई ऐसा मैटर नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बंदे बैठे, उसमें गवर्नर सिंध का मौक़िफ़ एक है, अली जैदी का मौक़िफ़ एक है। आपने सिंध में एक प्रोजेक्ट लगाने की बात की, इससे पहले भी फेडरल के कई प्रोजेक्ट हैं जो सूबे सिंध में चल रहे हैं। हमने कब कहा कि हम जो हैं वो आईने पाकिस्तान से बाहर कोई ताल्लुक रखते हैं, किसी दूसरे मुल्क से कोई खुदा न खास्ता इलाहाक है सिंध का, इसलिए हम आपको काम करने नहीं देंगे। हमने तो 2 साल से आपको वेलकम कहा, आपको कहते रहे बार बार। जब आपने कहा कराची के लिए 162 अरब रुपए देंगे, तो आपने 62 रुपए भी नहीं दिए। हमने डे फर्स्ट से आपको कहा कि आए, मगर सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत करके। सर, मुझे बताएं, अगर कोई इस पे क्या एतराज है? इस मामले में एतराज क्या है सिंध हुकूमत का? इस पे एतराज ये है कि जो वफाकी हुकूमत की बददियानती है, मैं कह रहा हूं कि वो नासिर जिन्होंने ये ऑर्डिनेंस निकलवाया उनका तो शायद फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी पता नहीं होगा, मगर ये नुमाइंदगी करें। दूसरी बात, जब सूबाई गवर्नमेंट को आप ये क्लेम करते हैं कि ये पोर्ट कासिम की अथॉरिटी है, जैसा कि अभी आपके प्रोग्राम में फिरदौस शमीम साहब ने कहा, तो आप सूबे से क्यों बात कर रहे थे? आप अपने तौर पर एक ऑर्डिनेंस लाते और ये अथॉरिटी कायम कर देते। मगर सूबे ने, देखें, सूबे की जो फरागदिली यहां से शो होती है, हालांकि उस पर भी कई हलकों को इतराज है कि हमने कहा कि जी सिंध में अगर वफाक काम करना चाहता है तो उस पर कोई हबाकत नहीं है। किसी प्रोजेक्ट पे हमने खत लिखा जिसका बार बार हवाला दिया जा रहा है, तो फिर उसी सूबे को ऑन बोर्ड लिए बगैर आपने अथॉरिटी कायम की। आपने कहा कि कोई इसको चैलेंज नहीं करेगा। सर, जहां तक अभी पोर्ट कासिम की अथॉरिटी है, अभी जो मैं समझी हूं आपकी बात से कि आप लोगों को ये ऑर्डिनेंस जारी करने पे एतराज हो रहा है। एक और बात कहना चाहता हूं, वैसे कोई एतराज नहीं था जुलाई में जो खत लिखा। एक और बात आप कह रहे हैं कि जी नेशनल असेंबली में क्यों नहीं आया, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आया, सिर्फ ऑर्डिनेंस पे एतराज हो रहा है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए, माजी में थर के कोयले के ऊपर डिस्प्यूट था और वफाक कहता था कि ये वफाक की प्रॉपर्टी है। जब पीपुल्स पार्टी की फेडरल में गवर्नमेंट आई और सूबाई हुकूमत ने ये कोशिश शुरू कर दी, तो बिला आखिर ने वफाक ने ये कहा कि जी थर के अंदर जो कोयला मौजूद है वो सूबे की प्रॉपर्टी है। और इस तरह मामला डील होते हैं फेडरल बिटवीन प्रोविंशियल हुकूमत से। इस तरह नहीं होते कि आप बददियानती करें, आप सूबे से बात करें और कहते हैं कि मैं ब्रेक से वापस आके शाह बस्तो साहब की जानिब जाऊंगी। शाह बस्तो साहब, जाहिर है पहले भी हुकूमत सिंध के वो जो एक साफ पानी वाला मुकदमा है उससे भी काफी शोहरत उन्होंने पाई है, और अब इस मामले पे जो उनकी पिटीशन है वो क्या है, वो दरखास्त में क्या लिखा गया है इस मामले पर, वो भी उनसे जानेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शाह बस्तो साहब, आपसे सवाल मेरा वही कि कानूनी तौर पर आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें क्या मसाइल हो सकते हैं? ये ऑर्डिनेंस का इजरा, अथॉरिटी का क़याम, एक तरफ तो सियासी मामला है कि सिंध के हुकूमत कह रही है कि जी हमें ऑन बोर्ड नहीं रखा गया, लेकिन कानूनी तौर पर आपको इसमें क्या मसाइल नज़र आते हैं? शुक्रिया। देखें, जो आपके बाकी जो शुरका हैं उनकी जो आपने ओपिनियन सुनी, मैं अपना सिर्फ कानून और आइन के हवाले से ही बात करूंगा। थोड़ा सा मुझको टाइम दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये जी। सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज़ समझने की है कि जो आइन में आर्टिकल 172 क्लॉज 2 है, उसमें क्लियरली लिखा गया है 18th अमेंडमेंट के बाद कि टेरिटोरियल वाटर्स जो 12 नॉटिकल माइल्स तक समझे जाते हैं इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी के मुताबिक, 12 नॉटिकल माइल्स तक जितनी भी जो कुछ भी है, जजीरे, मादनियात, सबमरीन लाइफ, कुछ भी है, वो सारा प्रोविंस का है। ये एक उसूली बात है, आइन इस पे बिल्कुल क्लियर है कि जो कुछ भी है। फर्ज कर लेते हैं कि ये पोर्ट कासिम को ज़मीन दी गई थी, तो पोर्ट कासिम को ज़मीन दी गई थी पोर्ट चलाने के लिए, लेकिन वो ज़मीन फिर भी सिंध की है और सिंध के अंदर ही थी। अब हुआ क्या है कि इन्होंने ये ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया। आर्टिकल 89 में सदर साहब जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डिनेंस जो होता है वो समझा जाता है इक्वल टू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और वो उस वक्त जारी होता है जब नेशनल असेंबली या सेनेट जो है वो इन सेशन नहीं होते, और बहुत ज़रूरी होता है उस ऑर्डिनेंस को नाफिज करना। लेकिन इन्होंने ऑर्डिनेंस के जो है फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी है। आप ऑर्डिनेंस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इन्होंने सिंध की पूरी जो इंटरनल वाटर और जो टेरिटोरियल वाटर्स पे जो कुछ भी है, उन्होंने कहा कि अब ये इस अथॉरिटी का है। अब इस पे जो रूल्स अप्लाई होंगे वो उस अथॉरिटी के होंगे, यानी पूरी आपकी कोस्टल बेल्ट जो है वो पूरी की पूरी अब जो है उस अथॉरिटी के पास आ गई। यानी आपने जो आर्टिकल 1 है पाकिस्तान, जिसमें डिफाइन किया गया है कि टेरिटरीज हैं प्रोविंसेस की, उसको आपने ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं? आपको 239(4) में जाना है, जहां पे न सिर्फ आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए नेशनल असेंबली और सेनेट में, बल्कि आपको सिंध असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तब जाके आप किसी प्रोविंस के किसी टुकड़े को भी जमीन के आप ले सकते हैं, उससे अलग कर सकते हैं। यहां तो आपने पूरी की पूरी जो कोस्टल आपका जो ये बेल्ट है पूरा बलूचिस्तान तक, वो सारा फेडरल गवर्नमेंट ने लिया है। दूसरा, इसमें जो अब एक बहुत ही खतरनाक बात हुई है, अब चूंकि ये दोनों आइलैंड्स हब सिंध का हिस्सा नहीं है, इस पीडा के ऑर्डिनेंस के बाद, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी आउस्ट कर दी, क्योंकि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो होती है वो टेरिटोरियल होती है। ठीक है। अब जो ये जो इलाके डेवलप हो रहे हैं वहां पे अच्छा। सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, लेकिन उससे भी खतरनाक बात सुने आप, अब वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो महदूद है सिर्फ इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटोरी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिंध की पूरी कोस्टल बेल्ट पे जो मेरी गुजारिश सुन लीजिए प्लीज, मुझको 2 मिनट जरूर दें आप। पूरी कोस्टल बेल्ट पे आपने जो नहीं, बिल्कुल मैं इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगी। आपके आप जो कह रहे हैं कंप्लीट, हम इसी पे पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं आज, इसी पे पूरी मुकम्मल हम डिस्कशन करेंगे। मैं क्विकली, क्योंकि अकील करीम जहीरी साहब को जाना है, मैं उनसे एक सवाल कर लूं, फिर हमारे पास काफी टाइम होगा इसी पे मजीद बात करने के लिए, क्योंकि हम ये तमाम मामला एक तनाज़ा है, कंट्रोवर्सी है, ये कैसे दूर होगी इस पे तो आप लोगों से बात करेंगे ही। लेकिन ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ अकील करीम जहीरी साहब जिसके हवाले से खुद हुकूमत क्लेम कर रही है, वो जरा बताइएगा कि ये दुरुस्त बात है? आपको नजर आ रहा है कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि वो कहते हैं कि जनाब $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी और ये तो किसी तरीके से दुबई को भी सरपास कर जाएगा? यानी जो अभी टॉल क्लेम्स हैं वो कितने सही हो सकते हैं? एक तरफ तो हम ये तनाज़ा उससे हट के प्रोजेक्ट इटसेल्फ कितना आपको इसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है? देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त मैं समझता हूँ हमें ये बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि इस वक्त जारी बात है कि ओस्टो साहब एक रिस्पेक्टेबल लॉयर है और वो अपना वर्जन दे रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के और पीटीआई के दोनों नुमाइंदे बैठे हुए हैं,
तो मैं सिर्फ इतना जरूर कह सकता हूं कि आइलैंड के लिए बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है। 8,000 एकड़ के ऊपर ये आइलैंड है जिसकी ये बात कर रहे हैं सारी, और डेवलपमेंट के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जरूर आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ चुके हैं, तो हम कोई ये नहीं कह सकते कि $50 बिलियन ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, $2-3 बिलियन पाकिस्तान में आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में मुश्किलात भी बहुत होती हैं, और फिर एक हमारा रुपी की वीकनेस का भी इशू रहता है। तो मैं ये समझता हूं अगर ये प्रोजेक्ट हम लेके आते हैं तो ये $2-3 बिलियन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। सही, यानी ये $50 बिलियन की आप कह रहे हैं कि बात जो है वो बहुत ही कोई बड़ा ख्वाब देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अकील करीम ढेरी साहब। मैं शाह बस्तो साहब ने जो बात की पहले जल्दी से फिरदौस शमीम नकवी साहब, आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड टू दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जितने नुकात उन्होंने उठाए, ऑर्डिनेंस के जी एक तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बराबर उसको समझा जाता है जब इन सेशन नहीं हो आपकी नेशनल असम्बली और सेनेट, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के अंदर आप लोगों ने आईनी तरमीम कर दी है जो कि नहीं हो सकती, जो कि सेल्फ गैर कानूनी है। देखिए, बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रोविजन है, और मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रही होगी, जिसने ये ऑर्डिनेंस बनाया है, तो उसमें फर्रुख नसीम साहब वुड बी राइट पर्सन टू रिप्लाई टू इट। इससे कि मैं तो अपने आप को इस फील्ड का जाहिल इंसान समझता हूँ, मैं उस्ताद साहब की इज्जत भी करता हूँ। तो मैं चलिए ये बात दुरुस्त है, लेकिन फिरदौस साहब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पीएम मुसलसल ये डायरेक्ट कर रहे हैं सबको कि जी मुकम्मल जल्दी इसको शुरू किया जाए प्रोजेक्ट को, और जल्द अज जल्द मुकम्मल हो, इसको एक्सपीडाइट किया जाए, तो हुकूमत फिर इन चीजों को भी तो देख रही होगी। एक चीज कहने की इजाजत है, मेरे ख्याल से एक चीज मैं समझता हूँ, जितनी बहुत मुझे कानून की समझ है, कि ये एंटायर कोस्टल बेल्ट लेने की बात नहीं है, ये स्पेसिफिकली आइलैंड्स की बात है, जिसके मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के जिन आइलैंड्स को डेवलप करने की पोटेंशियल है, वो इस मुल्क के मफाद में है कि उसके लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी जाए कि इन्वेस्टमेंट भी वो ला सके, उसको प्रमोट भी कर सके, और वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। और मैं समझता हूँ कि सूबे और मुल्क, सूबों ही से मुल्क बनता है, और वो अगर तरक्की करेंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा। अब इसके अंदर अगर कोई कहीं कमी रह गई है तो डिबेट आउटराइट रिजेक्शन नहीं होता, इशू रेज करते हैं। उस्ताद साहब ने रेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन प्रिंसिपल मैं इनके साथ खड़ा हूँ कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं लाई जा सकती, और ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि इसकी ऑर्डिनेंस की लाइफ के दौरान शायद एक पहला MOU भी नहीं साइन हो इसके लिए। इट इज ओनली टू स्टार्ट द प्रोसेस के आइलैंड अथॉरिटी बन जाए, और फिर जो बिल असेंबली में और दोनों हाउसेज में जाएगा, उसके बगैर हो नहीं सकता। तो ये जो वावेला मचाई जा रही है कि जी ऑर्डिनेंस के जरिए कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया गया है, वो उतना बड़ा गुनाह है नहीं जितना कहा गया है। ये इवेंचुअली जाएगा, इसका इट कैन नॉट बी पास्ड विदाउट गोइंग टू बोथ द हाउसेस। तो मुझे वो बात समझ में नहीं आई, लेकिन उस्ताद साहब जो है, ठीक है, इवेंचुअली जाएगा आप कह रहे हैं, ठीक है 90 दिन बाद। मैं शाह बस्तो साहब से एक और मेरा सवाल है, मैं इस पे जाती हूँ, धामरा साहब से भी पूछते हैं कि फिर ये वावेला अगर ख़त्म होगा तो उनकी नज़र में कैसे होगा। ऑब्वियसली एक सूबे की हुकूमत उनके पास है कि पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है, लेकिन लीगली ये जो लकूनास बता रहे हैं अस्तो साहब आपने जिनका जिक्र किया है, ये फिर हल क्या है विफाक के पास इस वक्त कि वो बस इस तमाम तर मामले को नेशनल असम्बली में ले जाए, पार्लियामान में ले जाए, या और कोई तरीका है उनके पास? देखें, जब कोई भी आपको प्रॉपर्टी किसी प्रोविंस में फेडरेशन को लेनी होती है, आइन ने उसका एक रास्ता मुहैया किया है। आर्टिकल 152 के तहत आप किसी प्रोविंस से कह सकते हैं कि वो अपनी ज़मीन दे या ख़रीद के दे दे, जिसके पैसे फेडरेशन पे करती है, और फिर वो एक एग्रीमेंट होता है
और अगर एग्रीमेंट की वायलेशन होती है तो प्रोविंस सीजेपी के थ्रू एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर सकता है। तो प्रोविंसेस की लैंड्स को एक तकद्दुस दिया गया है, पूरे मुल्क के टेरिटोरियल बाउंड्रीज को तकद्दुस दिया गया है, पूरे प्रोविंस, हर प्रोविंस की बाउंड्री को तकद्दुस दिया गया है। दूसरी बात जो समझने वाली है कि देखें, जो फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करती है वो सिर्फ उन सब्जेक्ट्स में ही कर सकती है जिसका उनके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस हो। यानी शेड्यूल 4 में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि जी ये सब्जेक्ट्स हैं, मसलन पोर्ट्स बनाना, कैंटोनमेंट्स बनाना वगैरह वगैरह, आप बेशक वो सिंध गवर्नमेंट आपको उनमें फैसिलिटेट करेगी, लेकिन वो उस पर्पस के लिए होंगे। मुझको आप बताएं कि 4th शेड्यूल में कहां लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिटीज कंस्ट्रक्शन करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, कमर्शियल एक्टिविटी करेगी। ये तो सारे के सारे जितने भी हैं ये रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं जो प्रोविंसेस के पास हैं। अब फेडरेशन अगर बैठ के शहर बनाना शुरू कर दे और कमर्शियल एक्टिविटी करना शुरू कर दे और बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दे तो फिर आपको 4th शेड्यूल को भी चेंज करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। यानी आपको आर्टिकल नंबर 1 अमेंड करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल नंबर 152 अमेंड करना पड़ेगा, 172 अमेंड करना पड़ेगा, अच्छा, और ये सारी अमेंडमेंट जो आपको करनी होंगी 239(4) से करनी होंगी। और वो उस वक्त मुमकिन है जब सिंध की प्रोविंशियल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी आपके इस कानून को असेंट दे, एक्सेप्ट करे। अब ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। आप इस फेडरेशन को चला रहे हैं, पाकिस्तान को एक आइन के तहत चलाना है, बिल्कुल डेवलपमेंट करें आप, मैं बिल्कुल इसके लिए करते, लेकिन आप खुदा के वास्ते इस फेडरेशन को चलाएं, आप हुक्म न चलाएं। लेकिन आप जो चीजें बता रहे हैं, हमारे बहुत ही आर्टिकल 1, 152, 172, यानी आप कह रहे हैं बहुत सारे इसमें तरमीम जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। लेकिन आज धामरा साहब जो ठीक है, धामरा साहब जो पॉलिटिकली जिस तरीके से आप लोग जो बात कर रहे हैं कि एतराज़ नहीं है, प्रोजेक्ट पे भी नहीं है, मैं सईद गनी साहब को भी सुन रही थी, लेकिन ये जो मामला है ऑर्डिनेंस का, ये क्या सिंध इसके साथ है कि जी वाकई प्रोजेक्ट होना चाहिए शुरू, वहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस पर हमें एतराज़ नहीं है। ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने ये चीज़ की, इस पर एतराज़ है, हमारे साथ बैठें और फिर हम इसको सिंध असम्बली से भी पास करवा सकते हैं, जिस तरह शाह बस्तो साहब ने कहा कि पहले आपको फिर सिंध असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। देखें, मामला तो कानूनी जो पेचीदगियां हैं उस पर शाह बस्तो साहब ने बात की और ये मामला अब चैलेंज है अदालत में। अब इस पे मजीद ऑर्डिनेंस पे बात आगे नहीं बढ़ा सकती फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि नोटिस हो जाएंगे तो मामला एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मामला खराब कैसे हुआ और किसने किया। जैसे कोविड के हवाले से जब कोरोना आया था, सूबाई हुकूमत को सबने फॉलो किया, मगर फेडरल ने यहां पर मिनिस्टर भेजे और कहा कि जनाब आप तो अवाम दुश्मन है। आगे बढ़ते हैं, देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं सूबे के अंदर जो फेडरल के हैं, जिसमें फंडिंग जो है वो फेडरल करता है, मगर सूबे के साथ बैठ के जो 4 मंसूबा है वो क्या है, उसमें दोनों पार्टनर हैं। कराची थर के अंदर जो कोयला का इशू था वो दोनों डिस्प्यूट था, इश्यूज था दोनों हुकूमतों के दरमियान, मगर नीयत ठीक थी तो वो इशू जो था वो खत्म हो चुका। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं आज भी आपके जो फेडरल के हैं वो यहां पर चल रहे हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के यूनिवर्सिटियों का इफ्तिताह कर दिया था कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनेगी। वो अलग बात है कि आप भाषण नहीं देते हैं, काम नहीं करते। और अभी थोड़ी देर पहले जो फिरदौस शमीम साहब ने कहा कि हमारी लॉ मिनिस्ट्री बड़ी एक्सपर्ट है, जी छोड़िए जी, मैं हाथ जोड़ता हूं फिरदौस शमीम साहब, आपकी एक्सपर्टी और आपके प्राइम मिनिस्टर की एक्सपर्टी। जो एक्सटेंशन का मामला आया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, यही आपकी कानूनी वजारत थी जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन लेते लेते कितना बहस का मौजू बन गए थे। और आपने कहा कि बिलावल साहब के इस बयान को आपको एतराज है कि इन्होंने ये मोदी से क्यों मिलाया। जनाब अली, क्या आप ये मिसाल दे सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वजीर आजम के दौर के अंदर सरजमीन पाकिस्तान आजाद कश्मीर के वजीर आजम के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के लिए इस्तेमाल की गई हो? तो आपके वजीर आजम साहब की एक्सपर्टी तो कमाल की है, वो तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, तो इस ऑर्डिनेंस का भी उन्हें पता नहीं होगा। तो क्या आप एक्सपर्टी की बातें कर रहे हैं? चले पॉलिटिकल चीजें हो सकती हैं, लेकिन धामरा साहब माजरत के साथ ये तो एक सूबे में आप ही की जमीन है, सूबे की जमीन है, आइलैंड्स की, जजायर की, लेकिन वहां पे तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहां पे तो एक नया शहर बसाने की बात हो रही है, वहां इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है, उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात हो रही है। आप जरूर एतराज करें कैसे होगा, लेकिन वो मकबूजा कश्मीर में जो मोदी ने किया उससे तो नहीं मिला सकते आप उसको।
मैं कह रहा हूं कि कब्जे की जो नीयत और बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पोजीशन वाजे करें कि क्या वो बिल्कुल नॉन थे, क्या उनको सारा पता था ऑर्डिनेंस का, क्या ये सारी डिस्कशन उसके सामने हुई थी। आप कह रही हैं कि ये डेवलपमेंट का मामला है, तो मैं तो कह रहा हूं कि यही तो वजह है कि आपने यहां पर जुलाई के खत का हवाला दिया है सूबे के। तो यहां पर ये कब कहा हमने कि क्योंकि फेडरल में इमरान खान की गवर्नमेंट है और हमें उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए। आप तो उस खत का हवाला खुद अपने प्रोग्राम में दे रही हैं और उस खत की वजह से सूबे के अंदर हमारे ऊपर ये तनकीद हो रही है। मगर ये इजाजत तो नहीं हो सकती कि आप एक ऐसा बददियानती का मुजाहरा करें। मैं तो ये कह रही हूं ना कि आप लोगों ने जुलाई में पहले इजाजत दे दी, उस वक्त आपको भी एतराज नहीं था जब आपने आपसे ये बात की, लेकिन जब सिविल सोसाइटी की तरफ से और शहरियों की तरफ से कुछ आपको एहतजाज का सामना करना पड़ा तो आपने भी फिर उस चीज को वापस किया और फिर आपने कहा कि नहीं, ऑर्डिनेंस की वजह से क्लियर करें। अच्छा, मैं अगर मुझे इजाजत करें इस मामले को क्लियर करें। नहीं, आखिरी बात कर दीजिए, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है वापस आके। मैंने नकवी साहब से जवाब दिया, फरमाइए। आया जब ये बददियानती हुई हमारा एतराज तब सामने है और फिर हमने रिजेक्ट किया है, फिर हम विथड्रा हुए हैं उस खत से। अच्छा आप ठीक है सर, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस फिर नकवी साहब से वो जवाबात लेते हैं जो आजिज धामरा साहब कह रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म को इस चीज़ का पता था, नहीं पता था, ऑर्डिनेंस में वो चीज़ें डाल दी गई और जिसको वो बदनीयती का नाम दे रहे हैं। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नकवी साहब, बहुत ज़्यादा सवालात रेस किया आजिज़ धामरा साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले। उनका पहले तो जवाब दे दीजिए कि वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने कहा पता है या नहीं पता था, ऑर्डिनेंस में जो चीज़ें लिखी गई हैं क्या उनके इल्म में लाई गई। लॉ मिनिस्ट्री पे ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सवालात उठाए, लेकिन अब असल चीज़ तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कल भी की, जिसके बाद गवर्नर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनको ये टास्क भी दिया गया कि सिंध के साथ अब ये तमाम डिफरेंसेस और तमाम चीज़ें जो हैं इनको सॉर्ट आउट करें, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी कीन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। देखिए, पहली चीज तो ये, अगर बदनीयती होती तो सॉर्ट आउट करने की बात नहीं होती, गवर्नर को टास्क भी दिया जाता, इन तमाम मामलात पे बातचीत करने को नहीं कहा जाता। कोई पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग तो है नहीं। अगर कहते हैं करते हैं एले नजर ताज़ा बस्तियां आबाद, तो मैं समझता हूँ एक नई बस्ती आबाद करने की अगर एक कोशिश की जा रही है कराची के साहिल के साथ, खुश आइंद है। अगर उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट $3 बिलियन का आता है या 10 का आता है, वो तो उसी बात देखा जाएगा। 12,000 एकड़ की ज़मीन को अगर अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, 50% हो, हाई राइज जोन बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ कराची के अंदर 3-4 लाख रुपए गज की ज़मीन बनती है। आप लोग खुद हिसाब लगा लीजिए कि कितना इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्लॉटों की मद में आ सकता है उसके लिए। बाकी जो उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंगें बनेंगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये कोई 3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, 4 महीने का नहीं है, 2 साल का नहीं है। मैं समझता हूँ ये कम से कम शहर बनते हैं 10 से 15-20 साल के अंदर। ये कोई ओवरनाइट प्रोजेक्ट नहीं है ना। ये काम अगर शुरू होगा तो ये पीटीआई के दौर में मुकम्मल होगा। तो ये बदनीयती वो होती है जिस काम का कोई फायदा गेन ऐसा नजर आ रहा हो जिससे ये हो जाए। इसकी इन्वायरमेंटल स्टडीज होंगी, इसकी मास्टर प्लानिंग होगी, इसकी डेवलपमेंट स्कीम्स बनेगी, इसकी टेंडरिंग होगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। वो सारी शराइत जो हैं जब तक नहीं पूरी की जाए ये काम नहीं होगा। इससे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो ये समझते हैं कि इससे मुल्क का फायदा है। अगर कोई मुल्क के फायदे के लिए कोई चीज़ हो रही है तो चीफ मिनिस्टर को भी एग्री करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को। प्रोसेस को दुरुस्त किया जा सकता है। व्हाई आर दे गेटिंग सो अपसेट अबाउट इट? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। जहां तक ये बात करते हैं कि काबिलियत और उसकी, तो भाई मैं तो काबिलियत की बात ही नहीं करना चाहता इन लोगों से जो 12 साल के अंदर इस शहर कराची के अंदर 10 नई बसें न ला सके, जो इस सूबे सिंध को साफ पानी पीने का पानी ना दे सके, जो के सूबे के अंदर आटे की कीमत को, दूध की कीमत को, टमाटर की कीमत को, दालों की कीमत को कंट्रोल ना कर सके। जैसे कि प्राइस कंट्रोल भी इनके बाद से सप्लाई चेन के है। जिनके गोदामों से गंदम चोरी हो जाए मिलियन टन्स,
खुद इनके वजीर हरिराम साहब ने नैब में शिकायत की है। अच्छा, हमने नहीं की, इनके वजीर ने की है। तो अब इनकी काबिलियत, इनकी जहानत, जो कुछ हो रहा है वो शहर कराची, जिसको ये पेरिस और न्यूयॉर्क बना चुके हैं, उससे पता चल जाता है। लड़काना को वो पेरिस बना रहे थे, पता चल जाता है। तो मैं इनकी काबिलियत के बारे में तो मेरी समझ से बाहर है कि मैं अल्फाज भी क्या इस्तेमाल करूं। और जहां तक देखिए, एक और अगर अभी जो हम बार बार बात कर रहे हैं ऑब्वियसली कि जी फरमाइए, मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं शहाब साहब की तरफ जाता हूं। PMLN के वाले साहब जो थे जहुल हक साहब थे, और एक और जनरल को कोई साहब डैडी कहते थे। उन डैडी ने क्या किया था, सबसे पहले सूबों को खत्म करके 1 यूनिट बनाया था, और डैडी की हिमायत में ये शख्स बहुत बोले थे। ठीक है ना? अब आप खुद ढूंढते रहिए तारीख में वो किसको डैडी कहते थे और वो कौन था। चलें, बिल्कुल तारीख भरी हुई है इन तमाम चीजों से। लेकिन शहाब साहब, जिस तरह फिरदौस साहब ने कहा कि असल मसला जो है और ऑब्वियसली जो बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ, मैं आती हूँ धामरा साहब, अब जवाब दे दीजिएगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा कि ये जो बोन ऑफ कंटेंशन मैं शहाब साहब से पूछ रही हूँ कि प्रोसेस का मामला है ना, कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, प्रोजेक्ट चलें बहुत अच्छा है, आप डेवलप करें, नए शहर बनाएं। अभी फ़िलहाल ये क्या, अभी आपकी जो पिटीशन है उस पर गालिबन 23 तारीख को हेयरिंग भी है। सो ये प्रोसेस अभी जब तक कोई कोर्ट का फैसला नहीं आता तो हम ये कंसिडर करें कि मामला रुक गया है, जैसे धामरा साहब कह रहे थे कि जी नोटिसेस गए हुए हैं तो अब इस पर कुछ आगे काम नहीं किया जा सकता। देखिए बीबी, बात यह है कि आपने जो ज़मीन फेडरलाइज कर दी है, फेडरल गवर्नमेंट को दे दी है, या वो जो मैंने कहा कि इंटरनल वाटर्स और टेरिटोरियल वाटर्स पे अब आपने अथॉरिटी कायम कर दी है, तो जब तक उसकी कानूनी और आईनी हैसियत को आप तस्लीम नहीं करवाएंगे, जब तक आप किसी भी जगह, आप, ये तो बहुत बड़ा इलाका है, पूरे 2 प्रोविंसेस की आपने कोस्टल बेल्ट अपने हाथ में कर ली है। किसी के घर पे भी अगर आप जाएंगी कब्जा करने तो सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। बात यह है कि ये आप इससे अंदाजा करें कि इसकी उजलत की वजह क्या है कि इनको अभी तक इन्होंने इन्वायरमेंटल असेसमेंट नहीं करवाई। आपको पता है कि 23,000 एकड़्स पे ये जो दो आइलैंड्स हैं, इनके चारों तरफ 23,000 एकड़्स पे मैनग्रूव्स हैं, और ये मैनग्रूव्स जो हैं वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कराची की जो आप जो सी लेवल है कराची उससे बहुत नीचे है, और ये मैनग्रूव्स आपकी जमानत है आपकी पूरे शहर की हिफाजत की। खुदा न खास्ता अगर कोई स्टॉर्म आता है तो ये मैनग्रूव्स बचाते हैं हमको। ये मैनग्रूव्स आपकी मरीन लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, आपकी इकोलॉजी के लिए ज़रूरी हैं। आपने इस छोटे से इलाके में अगर आपने इतनी बड़ी इमारतें और बड़े शहर खड़े कर दिए, आप मुझको ये बताएं कि इकोलॉजी का क्या हाल होगा, हमारी इन्वायरमेंट का क्या हाल होगा। फिर वो जो 25 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे जिनका वास्ता है फिशरीज से, उनका क्या होगा। यानी आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपका एतराज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस जारी होने पे या इस प्रोसेस पर नहीं है, आपका एतराज इस प्रोजेक्ट इटसेल्फ पे भी है कि जो चीजें होनी चाहिए थी, जिस तरह से आपने बयान किया, वो मुकम्मल नहीं हुई। टाइम क्योंकि मेरे पास थोड़ा है, मैं धामरा साहब से आखिर में वो जवाब देना चाह रहे हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब को। देखें, इन्होंने काबिलियत पे बात की मेरी, मैं इसकी काबिलियत पे क्या बात करूं कि बड़ा BRT जबरदस्त चल रहा है, वो चलने के बजाय जल गई, बसें भी सारी बंद हैं। और इनके प्राइम मिनिस्टर की काबिलियत तो माशाल्लाह जापान की सरहदें और जर्मन की सरहदें मिला देती हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर को पता है कि तारीख में हजरत ईसा का जिक्र नहीं है, और कराची में खड़े होकर वजीर आजम को शर्म दिलाने की बात आजिज धामरा ने की थी या फिरदौस शमीम नकवी ने। तो मैं कह रहा हूं कि बुरा मान जाते हैं, आप उनको शर्म याद दिला रहे थे। वजीर आजम को किसने शर्म याद दिलाई थी कराची में? फिरदौस साहब, मैंने या आपने? वो तो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, फिर आपने शर्म क्यों दिलाई उनको? क्यों शर्म दिलाई थी आपने? इसलिए आपने खुद अतम-ए-एतमाद किया अपने वुज़रा पे, अपने प्राइम मिनिस्टर पे। यही गड़बड़ की है आपने इस मामले के ऊपर आपकी हुकूमत में। आप उनको शर्म याद दिलाते थे। अब मुझे पता नहीं आप सही हैं या वो सही हैं, मगर इसलिए कि आप उन पे अदम-ए-एतमाद कर रहे थे। जब अदम-ए-एतमाद कर रहे थे तो इतना बड़ा काम ऑर्डिनेंस का। आप मुझे बताएं कि इमरान खान को पता है, वो जो सिलेक्टेड वजीर आजम है उसको पता है, उससे पूछ के किया गया ऑर्डिनेंस? मैं कह रहा हूं कि नहीं,
बिल्कुल नहीं पूछा होगा, उनको पता ही नहीं है। उनको गद्दारी के साहब की आवाज मुझे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो स्काइप पे हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा बारी बारी अगर बात कर लें थोड़ा मुझे समझ में आ जाए। नकवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो वजीर आजम को कराची में शर्म दिलाने वाली बात की थी वो आजिज दामरा ने की थी या फिरदौस शमीम ने? मैं पूछ लेती हूँ, चले उसका आपने वो चले उनकी वो पर्सनल आपने उस पर बात की है तो नकवी साहब आई एम श्योर वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। जो आपने कह दिया था और आपने कहा था ये मतलब नहीं था, स्लिप ऑफ टंग था या व्हाटएवर। जी मैं जानती हूँ, मुझे पता है सर कौन से क्लिप की बात कर रहे हैं आप। जी नकवी साहब, कि मैं शिकायत करूंगा, किससे करूंगा? वजीर आजम से करूंगा। तो मैं उनके बारे में कोई कह रहा था, जिनको फिर नहीं समझ में आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने 2 वजीरों की शिकायत की बात की थी और वजीर आजम वो अल्फाज कहें मुझे समझ आ जाएंगे, आप वो अल्फाज बोले मैं समझ जाऊंगा, आप फिर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा चलें, अब वो हम जाहिर है आपने डिस्कशन कहीं और निकल रही, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। ये जो मामला है इसको वज़ीर आज़म चाह रहे हैं जल्द से जल्द हल किया जाए, डिफरेंसेस दूर हों, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है जिस अंदाज में इसको किया गया है उस पर ज़ाहिर है सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो किस तरीके से अपनी लीगल टीम को कहते हैं कि इसको जो है प्रोजेक्ट को रुकने से या इसके डिले होने से बचाया जा सके। फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका, शाह बस्तो साहब, आजिज धामरा साहब आपका बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।